हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद दोस्तों। हम आज एक बार फिर आप सभी के लिए जीएस का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। हमारी जो परीक्षा 18 फरवरी को होने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की, उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट है। अच्छे से सॉल्व करिए और मेहनत करते रहिए। हिंदी, जीएस, रीजनिंग, मैथ सभी पर फोकस करिए। जीएस की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रश्न है, वह क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें 2023 के प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी 2023 में जिस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो कौन है। पहला ऑप्शन है केएल राहुल, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद शामी, ऑप्शन नंबर सी है रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर डी है शुभमन गिल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी आप जानते हैं तेज गेंदबाज हैं भारत के, और विश्व कप में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। नंबर 2, प्रश्न संख्या नंबर 2, भारत का पहला राज्य जिसने अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने की शुरुआत की है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने की शुरुआत की है, कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी कर्नाटक और डी तमिलनाडु। इसका आंसर है बी केरल। केरल ने अपने सभी राज्यों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने की घोषणा की है। तीसरा प्रश्न है, 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिसिन सेंटर स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन किया। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर, बी अयोध्या, सी वाराणसी, डी प्रयागराज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी वाराणसी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4, तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो तेलंगाना राज्य किस वर्ष बना, कब बना, इस का जवाब हमें कमेंट में आप दीजिएगा। सभी लोग कमेंट करिए कि तेलंगाना राज्य कब बना। तो तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ए रेवंत रेड्डी, बी भजनलाल शर्मा, सी विष्णु देव साय और डी है मोहन यादव। ठीक है, तो इसमें से आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, विष्णु साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और भजनलाल शर्मा जो हैं वो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं। मोहन यादव एमपी के यानी मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, सभी को याद कर लीजिए आप लोग। पांचवा प्रश्न है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यानी वर्ष 2023 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन देखते हैं। पुष्पा, बी मिनी, सी रॉकेंट्री द नंबी इफेक्ट, डी है कश्मीर फाइल्स। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? गलती मत करें आप, पुष्पा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। रॉकेंट्री द नंबी इफेक्ट को भारत की सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का मूवी का वर्ष 2023 का पुरस्कार मिला है। ठीक है, और ये तमिल की एक फिल्म थी और कई भाषाओं में इसका डबिंग की गई थी। कई भाषाओं में भी, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो रॉकेंट्री द नंबी इफेक्ट वर्ष 2023 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है। पुष्पा से क्या हुआ है? पुष्पा में जो मुख्य भूमिका में जो हीरो थे, अभिनेता थे अल्लू अर्जुन, उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। मिनी एक पिक्चर थी जिसमें मुख्य भूमिका में जो अभिनेत्री थी कृति सेनन, उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। कश्मीर फाइल्स को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एकता फिल्म का पुरस्कार मिला है। ठीक है, अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, कश्मीर फाइल्स को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एकता फिल्म का अवार्ड और रॉकेंट्री द नंबी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। ओके, छठे प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जनपद है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व क्या होता है? किसी निश्चित वर्ग क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, तो आमतौर से एक वर्ग क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से काउंट किया जाता है। तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का है, किस जनपद का? ऑप्शन देखते हैं। सोनभद्र, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट। तो इसका आंसर है ललितपुर। ललितपुर में 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सातवां प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय कहाँ है? प्रश्न आता है, कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय कहाँ है? ए वाराणसी, बी प्रयागराज, सी लखनऊ,
डी गोरखपुर, इसका आंसर है गोरखपुर। तो पंडित मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। 8वां प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां व मुमताज खान शहनाई वादक किस घराने से हैं? आप जानते हैं बिस्मिल्लाह खां बहुत ही प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं, मुमताज खां भी प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। किस घराने से संबंधित हैं? लखनऊ घराना, बनारस घराना, किराना घराना, इटावा घराना। तो इसका आंसर है बनारस घराना। तो बिस्मिल्लाह खां बनारस घराने से संबंधित थे। 9वां प्रश्न है, एशियन ड्रामा पुस्तक किसने लिखी? बहुत अच्छी पुस्तक है, कई बार प्रश्न आ चुका है, प्रसिद्ध पुस्तक है। एशियन ड्रामा जो पुस्तक है वो एशिया की जो महाद्वीप है उसकी गरीबी से संबंधित है, गरीबी को बताया गया है। तो इसके जो राइटर है वो गुरनाल मिडल हैं, गुरनाल मिडल इसके राइटर हैं। कई बार ये प्रश्न आ चुका है, सीधे याद कर लीजिए। 10वां प्रश्न, भारत में बीमा नियामक संस्था कौन सी है? जो आप बीमा कराते हैं गाड़ियों का और भी कई चीज़ों का, उनका नियामन कौन करती है? नियामक संस्था कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सेबी, बी IRDA, सी क्रिसिल, डी ICICI। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, ये है IRDA। 1999 में स्थापना हुई है, मुख्यालय है हैदराबाद, IRDA। ठीक, ये है इसका आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? कब हुई की गई? खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, कब की गई? ऑप्शन नंबर ए है 1956, बी 1957, सी 1958, डी 1960। आंसर है 1957। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना 1957 में हुई है। 12वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स कब से लागू हुआ? वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स है, सामान पे लगता है जो भी हम लोग खरीदते हैं। तो ये कब से लागू हुआ था? 1 जनवरी 2007, 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2009 या 1 जनवरी 2010? इसका आंसर है 1 जनवरी 2008। उसमें मायावती की सरकार थी, तो 1 जनवरी 2008 से वैट उत्तर प्रदेश में लगा था। 13वां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न, ये भी कई बार आया है, आप अच्छा समझ लीजिए। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान में एक खैरा रोग लग जाता है, किसकी कमी से होता है? ए तांबे की कमी से, बी जस्ते की कमी से, सी मैग्नीज की कमी से, डी लोहे की कमी से। तो इसका आंसर क्या होगा? जस्ते की कमी से, Zn जिंक। ठीक है, जस्ते की कमी से धान में खैरा रोग हो जाता है, लग जाता है। 14वां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। केप वार्डे द्वीपीय देश किस महासागर में है? अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केप वार्डे को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। ठीक है, तो केप वार्डे द्वीपीय देश किस महासागर में है? तो ये है आपका अटलांटिक महासागर में, याद कर लीजिएगा, अटलांटिक महासागर में केप वार्डे द्वीपीय देश है। 15वां प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा केंद्र सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन कहाँ स्थित है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र नई दिल्ली, नागपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद। तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन है अहमदाबाद में, गुजरात अहमदाबाद में है। ठीक है, अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? ये तो बहुत फेमस प्रश्न है, जिनको नहीं पता वो याद कर लें। चिपको आंदोलन चला था पेड़ों को बचाने के लिए, वनों को बचाने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए। उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। इसमें क्या लोग करते थे? उत्तराखंड के जो लोग थे वो पेड़ों से चिपक जाते थे, वो कहते थे पहले मुझे काटो फिर वन को काटना। तो ऐसे करके वन काटने वालों से वनों को बचाया गया। अभी छत्तीसगढ़ का हसदेव एक जंगल है, वहाँ पे कटाई बहुत तेज़ी से चल रही है खनन के लिए, तो बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। और चिपको आंदोलन जैसे ही चलाना पड़ेगा आंदोलन, तब भले ही सरकार माने, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो वनों को बचाना चाहिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आगे समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। 17वां प्रश्न है, समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन की मोटाई मापने की इकाई क्या है? आप जानते हैं ओजोन गैस है, ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप से बनी है O3 ओजोन। ओजोन वायुमंडल के समताप मंडल में है, जो हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो ओजोन की मोटाई मापने की इकाई क्या है? ठीक है, बार, किलोग्राम, डाप्सन, लीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डाप्सन। ओजोन की मोटाई मापने की जो इकाई है वो है डाप्सन। ओके, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित था। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 18 है,
कौन मुस्लिम शासक अशोक के मेरठ और टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले आया था? ये भी प्रश्न को आता है। कौन मुस्लिम शासक अशोक के मेरठ और टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले आया था? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बाबर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का शासक था, जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगवा दिया था, और इसने अस्पताल बनवाए थे और भी कई चीज़ें बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। 19वां प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आपको पता है आप सभी को? आप कमेंट में हमें बताएं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी शंकरन नायर, सी बी एन राव, डी अतुल दास। तो इसका आंसर है शंकरन नायर। वायसराय की कार्यकारी जो परिषद थी उसमें शंकरन नायर थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक प्रतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच जो राजनीतिक गतिरोध चल रहा था उसको दूर करने के लिए CR फार्मूला बनाया गया था। तो किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है राजगोपालाचारी, डी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर है सी राजगोपालाचारी। यहाँ पे देखिए CR चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है, उनका नाम का शॉर्ट फॉर्म है। सी मतलब चक्रवर्ती, R मतलब राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 1944 में इन्होंने CR फार्मूला प्रस्तुत किया था, ठीक है। अगला प्रश्न 21वां है 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहले किस अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया था? ये आपको पता ही है, सिंपल सा प्रश्न है। आंसर है कोलकाता अधिवेशन। 1911 में कोलकाता अधिवेशन में भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। राष्ट्रगान की रचनाकर्ता रचयिता कौन है? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। 22वां प्रश्न है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI, आप जानते हैं CBI की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो CBI की समिति की अनुशंसा पर बनी है। ऑप्शन है राजशेखर समिति, संथानम समिति, स्वर्ण सिंह समिति, BP नायडू समिति। इसका आंसर है संथानम समिति। तो जो CBI बनी है, CBI दिल्ली पुलिस के एक अधिनियम द्वारा बनी है, दिल्ली पुलिस का एक पार्ट मानी जाती है ही उसी का पार्ट। तो संथानम समिति की अनुशंसा पर बनी थी CBI। 23वां प्रश्न है रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नदी घाटी परियोजनाएं भी आपको याद करनी है, अच्छे से समझना है, पढ़ना है, कोई गलती नहीं करेंगे आप पेपर में। रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी? बिल्कुल नहीं, रावी नदी। तो इसका यही आंसर है रावी नदी। रावी नदी पर रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना है। 24वां प्रश्न है भारत के किस राज्य में रामसर स्थलों की संख्या सर्वाधिक है? बहुत अच्छा प्रश्न है। रामसर स्थल वो स्थल हैं जहाँ पर बहुत अधिक जैव विविधता है, आर्द्र भूमि, ठीक है, वेटलैंड्स, ऐसे आर्द्र भूमि, दलदली क्षेत्र जहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा है और पक्षी रहते हैं, विदेशी पक्षी आते हैं, उनको रामसर स्थल घोषित किया जाता है। भारत में वर्तमान में 75 रामसर स्थल हैं। कितने हैं? 75। सबसे ज़्यादा रामसर स्थलों की संख्या है तमिलनाडु में। कितने हैं? 14 रामसर स्थल तमिलनाडु में है सबसे ज़्यादा, ठीक है। 25वां प्रश्न है हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हरे फल जो हम लोग एकदम से पका देते हैं, जो बिक्री करने वाले व्यापारी लोग होते हैं, किस गैस से पकाते हैं? तो उसका आंसर है, सीधा याद कर लीजिए, एसिटिलीन से पकाते हैं। और अगर बात करी जाए किस हार्मोन से कच्चे फलों को, हरे फलों को पकाते हैं, हार्मोन की जब बात करेंगे तो एथिलीन होगा, ठीक है, हार्मोन, एथिलीन, गैस, एसिटिलीन। ओके। धान के खेत, बांबी और जानवरों के मुंह से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो जानवर जब जुगाली करते हैं तो फेना ऐसा उनके मुंह से निकलता है, वो गैस होती है एक। और धान के खेत से गैस निकलती है। दीमक की बांबी, दीमक का जो घर होता है उसको बांबी कहते हैं। ये प्रश्न आ चुका है इस तरीके का। ये मत सोचिए कि बांबी कहाँ से शब्द आ गया, ये प्रश्न ऐसे आ चुका है। दीमक का जो घर होता है उसको बांबी कहते हैं। उससे कौन सी गैस निकलती है? तो उससे निकलती है गैस कौन सी? मीथेन, ठीक है, मीथेन गैस निकलती है। बहुत बार प्रश्न आ चुका है, याद कर लें आप लोग। 27वां प्रश्न है सीरिया का राजदूत डाइमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? सीरिया का एक राजदूत था डाइमेकस, जो एक मौर्य शासक के दरबार में आया था। कौन थे वो मौर्य शासक? बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार के समय में डाइमेकस आया था। 28वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? व्यापारियों का एक संघ था, निगम था, उसका क्या नाम था प्राचीन भारत में? पुर,
परिषद मणिग्राम या चतुर्वेदी मंगलम, तो आंसर है मणिग्राम। मणिग्राम एकदम मतलब व्यापारियों का संघ, व्यापारियों का निगम था मणिग्राम, ठीक है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगम के मेयर का कार्यकाल कितना होता है? आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं और इनके जो मेयर होता है, मेयर की अच्छी खासी पावर होती है। तो मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? ऑप्शन ए है 4 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी है 3 वर्ष। तो आंसर है 5 वर्ष। मेयर का कार्यकाल, नगर पालिका अध्यक्षों का कार्यकाल, नगर पंचायत के अध्यक्षों का कार्यकाल, प्रधानों का कार्यकाल, जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल, सबका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 30वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज से, ठीक है। पंचायती राज से 11वीं अनुसूची है और 12वीं अनुसूची नगर पालिका नगर पंचायत से जुड़ी हुई है, ठीक है। नगर पंचायत से 12वीं है और पंचायती राज 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है, ठीक है। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन एक देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये एक मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है, तो ये तो मौलिक अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी एक मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है, ठीक है। समान नागरिक संहिता का अधिकार, यही मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक नीति निर्देशक तत्व है, इसका वर्णन अनुच्छेद 44 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी एक मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के बीच वर्णित है। समान नागरिक संहिता एक नीति निर्देशक तत्व है जो अनुच्छेद 44 में वर्णित है, ठीक है। 32वां प्रश्न, सेना दिवस, सेना दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी। तो 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया गया, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर युवा दिवस। आज के दिन, आज कितनी तारीख है? 15 जनवरी। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। 12 जनवरी को युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू कौन सा है? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है और भारत में ही वो स्टैचू है, आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिए आप। विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू कौन सा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है। और ये है नर्मदा जिले में, गुजरात राज्य में। और हमारे जो लौह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी प्रतिमा है। विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू है, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। 182 मीटर ऊंची है, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। 34वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ हर वर्ष को किसी न किसी रूप में मनाता है। वर्ष 2024 जो भी वर्ष चल रहा है, नया नया अभी शुरू हुआ है, इसको किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष? बिल्कुल नहीं, ये 2022 को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष? यही बिल्कुल सही है, अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010 को मनाया गया था। ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 को घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष क्या है? कैमलिट्स का मतलब है कैमिल ऊंट के बच्चों का वर्ष, याद कर लीजिएगा। 2024 अंतर्राष्ट्रीय ऊंट के बच्चों का वर्ष मनाया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, कैमलिट्स वर्ष, ठीक है। पूरी दुनिया में कई प्रकार के ऊंट आपको देखने को मिलते हैं, साइबेरियन ऊंट, 2 कुबड़ वाले ऊंट और भारतीय ऊंट जो थार में हैं, ठीक है। अंतिम प्रश्न है, पोलैंड की राजधानी क्या है? पोलैंड एक यूरोप का देश है, अच्छा सा देश है। राजधानी वाला एक प्रश्न पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो देखते हैं। बर्लिन, बर्लिन तो जर्मनी की राजधानी है। वारसा, पोलैंड की राजधानी वारसा है, बिल्कुल सही है, ये आंसर हो गया। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, हंगरी की राजधानी है। अबूजा नाइजीरिया की राजधानी है, नाइजीरिया जो अफ्रीका का एक देश है, ठीक है। बर्लिन जर्मनी की राजधानी, वारसा पोलैंड की राजधानी, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी, अबूजा नाइजीरिया की राजधानी, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मेहनत कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। धन्यवाद।